हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि इसकी प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 13 देखेंगे और यहाँ से आज स्टार्ट करें टेस्ट नंबर 13। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रादेशिक समुद्र में पनडुब्बियों और अन्य अंतर्जलीय के वाहनों को सतह पर नेविगेट करने और अपना झंडा फहराने की आवश्यकता होती है। तो ये जो है क्या है, सही है, ठीक है। ये कथन क्या है, सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही पूछा गया है। तो प्रादेशिक समुद्र में जब पनडुब्बियों और अन्य अंतर्जलीय वाहनों को सतह पर नेविगेट करने और अपना झंडा फहराने की आवश्यकता होती है, तो ये सही है, ठीक है। जो प्रादेशिक समुद्र में जो पनडुब्बी होते थे उसको क्या कहता है, अपने वाहनों की सतह पर नेविगेट करने और अपना झंडा फहराने की आवश्यकता होती है। तो एकदम सही है ये कथन, ठीक है। आगे देखें हम कथन नंबर 2। तटीय राज्य को सभी उद्देश्यों के लिए महाद्वीपीय शेल्फ पर ड्रिलिंग को अधिकृत और विनियमित करने का विशेष अधिकार होगा। ये भी सही है। प्रत्येक राज्य चाहे वह तटीय हो या तटीय या भूमिबद्ध को खुले समुद्र में अपना झंडा फहराने वाले जहाज़ों को भेजने का अधिकार है। तो अगर यदि भूमिगत, जैसे कि नेपाल है, ठीक है, तो तटीय हो या भूमिबद्ध हो को खुले समुद्र में अपना झंडा फहराने वाले जहाज़ों को भेजने का अधिकार है। ये भी सही है, सभी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 कौन सा सही है पूछा गया है, तो सभी हो जाएगा, ठीक है। हम देख सकते हैं, इसकी व्याख्या देखना चाहें तो ये रहा। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय UNCLOS लॉ ऑफ द सी ट्रीटी को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के रूप में जाना जाता है, जिसे वर्ष 1982 में महासागरीय क्षेत्रों पर अधिकार सीमा निर्धारित करने के लिए अपनाया गया था। सम्मेलन आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी को प्रादेशिक समुद्री सीमा के रूप में और 200 समुद्री मील की दूरी को विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है। या विकसित देशों से अविकसित देशों को प्रौद्योगिकी और धन हस्तांतरण तथा समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पार्टियों को नियमों और कानूनों को लागू करने का प्रावधान करता है। भारत ने वर्ष 1982 में UNCLOS पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका क्या क्या प्रावधान है ये देख सकते हैं, ठीक है। इसका डिटेल्स आप टेलीग्राम में पूरे डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम में मतलब इसकी PDF मिलेगा, उस PDF से आप पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। प्रादेशिक समुद्र में पनडुब्बियों और अन्य जल के नीचे के वाहनों को सतह पर नेविगेट करने और अपना झंडा फहराने की आवश्यकता होती है। कथन 1 से प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को 12 समुद्री मील से अधिक की सीमा तक स्थापित कर सकता है, जिसे इस अभिसमय के अनुसार निर्धारित आधार रेखा से मापा जाता है। तटीय राज्य को सभी उद्देश्यों के लिए महाद्वीपीय शेल्फ पर ड्रिलिंग को अधिकृत और विनियमित करने का विशेष अधिकार होगा, इसलिए कथन 2 सही है। प्रत्येक राज्य चाहे वह तटीय हो या भूमि आबद्ध हो को खुले समुद्र में अपना झंडा फहराने वाले जहाज़ों को भेजने का अधिकार है, इसलिए कथन 3 भी सही है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2।
निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बना सकती है? तो संसद जो है राज्य सूची पे उल्लेखित विषयों पर कानून कब बनाई जा सकती है, ये बताना है। एक, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पूरे राज्य क्या होता है, केंद्र के अधीन आ जाता है, तो इस स्थिति में क्या है, संसद कानून बना सकती है। राज्यों के अनुरोध करने पर, राज्य अगर यदि संसद को अनुरोध करते हैं किसी विषय पर कानून बनाने के लिए, तो वो कानून बना सकते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान, अगर किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस समय संसद उस राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। तो यह तक सभी सही है, ठीक है। लोकसभा में प्रस्ताव पारित करने पर नहीं, लोकसभा में प्रस्ताव पारित करने पर क्या है, किसी राज्य की किसी विधानसभा के लिए कानून नहीं बना सकते। तो इसमें से नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुने। तो 4 के छोड़कर बाकी सब सही है, यानी कि 1, 2, 3। तो बी नंबर, कौन सा, बी नंबर, ठीक है। तो ये इसकी व्याख्या नहीं देख रहे हैं, आप लोगों को इसकी डिटेल्स पढ़े हैं तो मालूम होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम 3 नंबर। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के संबंध में विचार करना है। यह आपातकाल के दौरान एक औपचारिक संशोधन के साथ संघीय ढांचे को एकात्मक में परिवर्तित करता है। नहीं, इसमें किसी प्रकार के संशोधन किए बिना ये क्या होता है, संघीय ढांचे से एकात्मक में परिवर्तित होती है। इसलिए कथन 1 तो गलत हो जा रहा है, क्योंकि संविधान में किसी प्रकार के संशोधन किए बिना आपातकाल में संघीय से एकात्मक हो जाता है, यानी कि सारा शक्ति केंद्र पर आ जाता है। कथन 2 को देखें। विधि के समक्ष समानता इसकी धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को स्थापित करते हैं। यह विधि के समक्ष समानता क्या है, इसकी धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को स्थापित करते हैं, तो ये सही है। 3 नंबर देखें। कथन 3, यह केवल मौलिक सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित करता है क्योंकि प्रशासनिक प्रावधान कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। ये गलत है, क्योंकि ये जो है मौलिक सिद्धांतों को ही प्रतिष्ठापित नहीं करता है, प्रशासनिक प्रावधान को भी करता है, तो ये गलत हो गया। कथन 4, यह एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है। सही है, संविधान क्या है, एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है, तो ये 4 है, यानी कि 2 और 4 सही। उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो 2 और 4, यानी कि डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। कितना, डी नंबर 3 का। 2 तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, या PDF से आप पढ़ लीजिएगा इसकी, या देखना चाहें तो देख सकते हैं किस किस कंडीशन में कानून बना सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्यों के अनुरोध करने पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए, और राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद क्या है, किसी राज्य विधानसभा के लिए कानून बना सकता है। 3 नंबर देखिए। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार सर्वशक्तिशाली हो जाती है, सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, या संविधान में औपचारिक संशोधन के बिना संघीय ढांचे को एकात्मक में परिवर्तित करता है। तो देख सकते हैं, इसलिए कथन नहीं क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। आगे बढ़े हम। राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, इसलिए कथन 2 क्या है, सही है। संविधान में न केवल शासन के मूलभूत सिद्धांत है, बल्कि विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान भी है। इसके अलावा वे मामले जो अन्य आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में सामान्य कानून या स्थापित राजनीतिक अभिसमयों के लिए छोड़ दिए गए हैं, उन्हें भी भारत में संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है, ठीक है। तो ये बाकी डिटेल्स आप देख लीजिएगा, और अगर यदि न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, इसी प्रकार के टेस्ट सीरीज देखने के लिए। और जो UPSC की जो प्री है वो क्या है, 28 फरवरी को होने वाली है, जो ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर यदि आपको इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी PDF चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और इसकी अन्य वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना है दृष्टि IAS प्रीलिम टेस्ट सीरीज में, दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज, और विजन IAS प्री टेस्ट सीरीज में विजन IAS की टेस्ट सीरीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम। 4 नंबर। कोच प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चलती ट्रेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, सही है, ठीक है। कोच प्रणाली क्या है, चलती ट्रेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, तो ये कथन सही है। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली है, ये भी सही है, इसको स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। या रेडियो फ्रीक्वेंसी
आइडेंटिफिकेशन उपकरणों का उपयोग करता है, ये भी सही है। इसमें जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपकरण यूज किया जाता है, सभी सही है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? डी, 1 2 3। आगे बढ़े हम 5 नंबर देखें। संसद में बजट प्रस्तुत से संबंधित निम्नलिखित प्रक्रियाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विनियोग विधेयक, अनुदान की मांग, ब्याज। तो अनुदान की मांग तो सबसे पहले होते हैं, ठीक है, ब्याज स्वरूप, फिर प्राप्तियों का बजट। तो देख लीजिए सबसे पहले क्या होता है, अनुदान का मांग होता है, उसके बाद विनियोग विधेयक होता है, फिर क्या होता है, प्राप्तियों का बजट होता है, और लास्ट में ब्याज स्वरूप प्रोफाइल किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि ए नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। आगे बढ़े हम, व्याख्या आप इसकी देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये डिटेल्स है, ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर किया जाता है। तो मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण, ठीक है, ये क्या है, संसद द्वारा किया जाता है, ना कि प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, इसलिए ये गलत हो रहा है। एक मंत्री जो संसद का सदस्य है, उसे किसी भी सदन में बोलने और मत देने का अधिकार है। तो देख लीजिए, एक मंत्री जो संसद का सदस्य है, जो मंत्री है वो क्या है, संसद का सदस्य है, उसे किसी भी सदन में बोलने और मत देने का अधिकार है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि मंत्री जो संसद का सदस्य है तो उसे संसद में ही बोलने का मत है, क्योंकि उसको अन्य सदन में बोलने का मत नहीं दिया जाएगा। तो इसमें से कौन से कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो दोनों कथन सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? सी। हम देख सकते हैं 6 नंबर की व्याख्या, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसकी व्याख्या, ठीक है, ये इसकी 6 का व्याख्या है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और कुछ इधर है, ये देख सकते हैं। आगे बढ़े हम 7 नंबर। संसदीय मंचों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय मंचों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। लोकसभा अध्यक्ष सभी मंचों के पदेन अध्यक्ष के रूप में सेवा प्रदान करते हैं। नहीं, लोकसभा अध्यक्ष जो है सभी मंचों के पदेन अध्यक्ष के रूप में सेवा प्रदान नहीं करते हैं। कुछ है, ठीक है, 2 ऐसे सेवा है, ठीक है, या फिर मंच है जिस पर क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष क्या है, पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य या सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। फोरम के सदस्यों को पद अवधि संबंधित सदनों में उनकी सदस्यता के साथ समाप्त होती है, ये सही है। फोरम के सदस्यों की पद अवधि संबंधित सदनों में उनकी सदस्यता के साथ समाप्त होती है। तो जैसे सदस्यता समाप्त होगी तो उसकी जो फोरम में जो सदस्य की पद संबंधित है वो भी समाप्त हो जाती है। प्रत्येक फोरम में अध्यक्ष सहित 31 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। तो इसमें अध्यक्ष सहित नहीं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, और सहाध्यक्ष को छोड़ के कितना होते हैं, अधिक से अधिक 31 सदस्य होते हैं, इसलिए गलत हो गया। तो 1 और 3 तो गलत हो गया, कौन सा सही है पूछा गया, तो केवल और 2, इसलिए सी नंबर केवल 2। आगे बढ़े हम 7 नंबर, ये इसकी व्याख्या है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार, ये सही है, राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। अनुसूचित क्षेत्र केंद्र के कार्यकारी अधिकार के अधीन है। नहीं, ये क्या है, अनुसूचित क्षेत्र जो है केंद्र के कार्यकारी अधिकार के अधीन नहीं है, वो केवल राज्य को निर्देश दे सकता है, ठीक है, इसलिए ये कथन गलत हो जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल, और कौन सा सही है बोल रहा है, तो केवल 1, कौन सा, केवल 1, ठीक है। आगे बढ़े हम 9 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पसिलो पनामा, तो ये पसिलो जो है पनामा में नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया। सोंकेट मलेशिया, ये सही है, सोंकेट मलेशिया में है। डुम्बरामेंट तुर्कमेनिस्तान, नहीं, ये भी गलत हो रहा है, डुम्बरामेंट तुर्कमेनिस्तान में नहीं। नोरा डांस थाईलैंड में होता है, तो ये
सही है। तो इनमें से क्या है, 2 और 4 सही है। इसमें से कितने सही है, 2 युग्म सही है, बी नंबर हो गया। इसकी डिटेल्स आप देख लीजिएगा, ये 8 का डिटेल्स हो रहा है, ठीक है। 9 का आप डिटेल्स देख लीजिएगा, ये रहा 9 का, ठीक है। तो आप इसकी पूरी PDF से देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। जी रहा 10 नंबर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अनुदेशों के साधन, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के समान है? तो ये जो मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 1935 के तहत अनुदेशों के साधन के समान है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़े हम 11 नंबर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक अर्धविधायी और अर्धन्यायिक निकाय है। अर्धविधायी और अर्धन्यायिक निकाय है, तो ये क्या है, सही है, ठीक है। प्रतिभूति अपीलीय अपील अधिकरण में एक पीठासीन अधिकारी और 2 अन्य सदस्य होते हैं, तो ये सही है। इसमें से दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी। तो हम अब आगे देखते हैं 12 नंबर। सामूहिक विशेष अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशेष अधिकार प्राप्त सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से संसद सत्र के दौरान केवल दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये गलत है, ठीक है। दीवानी मामलों में केवल गिरफ्तार, तो क्या है, फौजी मामलों में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। विशेष अधिकार प्राप्त सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से न्याय निर्णायन सेवा से छूट प्रदान की गई, ये गलत है। छूट प्रदान नहीं की गई है, कुछ कम किया जा सकता है लेकिन छूट प्रदान नहीं की गई, तो दोनों कथन गलत है, इसलिए इसका डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। आगे देखते हैं 13 नंबर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये गलत है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती। वह वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान के प्रभाव को सुनिश्चित करता है। वह वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान के प्रभाव को सुनिश्चित करता है, तो ये सही है। कार्यपालिका राजकोष से केवल CAG यानी कि स्वीकृति से ही धन निकाल सकती है, ये गलत है। कार्यपालिका राजकोष से केवल स्वीकृति से ही धन नहीं निकाल सकता है, तो इसमें से कौन से सही है बोला गया है, तो केवल 2 सही है। कौन सा, केवल 2 सी हो गया इसका आंसर। आगे बढ़े हम 14 नंबर देखते हैं। तो ये सब आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं 50 नंबर। सिक्किम राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1975 में इसे पूर्ण राज्य बनाया गया, एकदम सही है। वर्ष 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया, उससे पहले केंद्र शासित था, ठीक है। लोकसभा में इसके केवल 2 प्रतिनिधित्व, ये गलत है। लोकसभा में केवल इसका 1 ही प्रतिनिधित्व है, लेकिन राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं, ये गलत है। राज्य का अपना उच्च न्यायालय है, इसलिए इसका केवल 1 कथन सही है, ठीक है। तो कि कौन से सही है पूछा गया है, तो केवल 1, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिए हम 15 नंबर। प्रकलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकलन समिति, इसे कृष्ण मेनन समिति द्वारा सिफारिश की गई, गलत है। कृष्ण मेनन से समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गई थी। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, गलत है। इसमें क्या है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। किसी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता, गलत है। किसी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जा सकता है। कौन से सही है पूछा गया है, तो 1 छोड़ के 2 और 3 सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। कौन सा, बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या 15 का, ठीक है। ये 15 का व्याख्या है। प्रकलन
इसकी जो देख सकते हैं प्रकलन समिति का सिफारिश किसने किया था, जॉन मथाई ने किया था, ठीक है, जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था प्रकलन समिति। कथन 2 सही है क्योंकि राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी क्या हो रहा है, देर रात में बन रहा है जिसके कारण इसमें इतना ही बनाते हैं ताकि अभी ये अपलोड हो जाए। बाकी जो है सुबह में मिलेगा। इसकी PDF मैं कंप्लीट बना चुका हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसकी जो वीडियो अभी बनाया जाएगा और उसकी आपको वीडियो क्या है मॉर्निंग में मिलेगा, ठीक है, मॉर्निंग में इसकी वीडियो आपको मिल जाएगा क्योंकि इसकी PDF कंप्लीट तैयार है, ठीक है। बस इसका बनाना है वीडियो जो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा कल। अभी क्या है इतना ही बनाता हूँ क्योंकि पूरा बनाऊंगा तो फिर अभी अपलोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या है अभी बनाऊँ इतना ही कर रहे हैं, फिर ये अपलोड हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट इसका है वो क्या है, कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा 50 क्वेश्चन तक का। फिर उसके बाद फिर इवनिंग तक में ये कंप्लीट, ये टेस्ट सीरीज इवनिंग तक में टेस्ट नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। कल क्या होगा ये कंप्लीट किया जाएगा, एकदम कोशिश किया जाएगा कल कंप्लीट करने का, मॉर्निंग में फिर इवनिंग में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।